जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 एग्ज़ाम 2023 के लिए जो जीके की सीरीज़ हमने शुरू की थी, तो उसी में मॉक टेस्ट संख्या 7 लेके आया हूं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको जीके के मामले में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए किफ़ायती है। लेकिन मेनली अगर हमारा फोकस है तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं सीएचएसएल या अभी मैं एक नई मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू करूँगा, एक स्टैटिक जीके और आपका जो हवलदार का एग्ज़ाम है उसके लिए नई मॉक टेस्ट सीरीज़ आपकी जल्दी शुरू कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए एक और आज का मॉक टेस्ट। जनवरी है और आज हम मना रहे हैं भारत में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मना रहे हैं भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए आज इस मॉक टेस्ट को शुरू करता हूं। सुभाष चंद्र बोस भारत के बहुत बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत की आज़ादी के लिए पूरा जीवन अपना न्योछावर कर दिया, तो ऐसे महान क्रांतिकारी को नमन करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। चलिए, तो पराक्रम दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक है। इस मॉक टेस्ट में जो प्रश्न है वो 26 से लेकर 50 तक है। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया, अछूतों के उद्धार के लिए किसने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। दोस्तों स्वाभिमान आंदोलन अछूतों के उद्धार के लिए चलाया गया। ये वर्ष 1935 में चलाया गया था और ये मद्रास में चलाया गया था। मद्रास या साउथ इंडिया वाला जो क्षेत्र है मद्रास में किसने चलाया था दोस्तों स्वाभिमान आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा ईबी रामास्वामी नायकर। ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों ईबी रामास्वामी नायकर को और क्या बोलते हैं हम, ईबी रामास्वामी नायकर को पेरियार कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि ईबी रामास्वामी नायकर का दूसरा नाम क्या है, तो इनको पेरियार कहा गया है। ये आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। इन्होंने बहुत काम किए, समाज सुधारने के लिए, जाति प्रथा के खिलाफ थे ये और ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे ये। तो आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनका नाम है पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर, इनका उपनाम है पेरियार, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे बात कर ली जाए दयानंद सरस्वती की। दोस्तों दयानंद सरस्वती ने 1875 में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जो है इनका मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम है मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का जो असली नाम है वो मूल शंकर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और इनके बारे में मैं बता दूं, इसको साफ कर देते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, इनका एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया वो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की गई है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। और दयानंद सरस्वती को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। हर क्वेश्चन आए कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया, दोस्तों दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका ज्योतिबा फूले। दोस्तों ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था, उसके लिए। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फूले ने की थी। 1873 ईस्वी में इन्होंने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना। और दोस्तों ज्योतिबा फूले जो हैं इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और इनकी पुस्तक बहुत आती है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा दोस्तों। ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक ये मराठी भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में, ये भी आप याद रखें। ज्योतिबा फूले की पत्नी है सावित्रीबाई फूले। और दोस्तों सावित्रीबाई फूले ने वर्ष 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था पुणे में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों महात्मा गांधी लिखे गए हैं, भारत में राष्ट्रपिता कहा जाता है इन्हें, महात्मा गांधी। इनकी समाधि का नाम राजघाट है। और महात्मा गांधी जो हैं इनकी किताब का नाम याद रखना, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है दोस्तों, पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई किताब है। महात्मा गांधी इन्होंने हरिजन शब्द दिया है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने शुरू की थी, ये भी आप याद रखें। इनका एक पत्र है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने शुरू किया था, तो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज शुरू किया गया है, ये भी आप याद रखें। यंग इंडिया,
यंग इंडिया ये भी इन्हीं का पत्र है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यंग इंडिया और हिंद स्वराज महात्मा गांधी के पत्र हैं। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन। और पूछा गया था कि स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया था? तो पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहा गया है? नेक्स्ट आपका, किस धर्म में स्यादवाद का दर्शन समाहित है? दोस्तों कौन सा धर्म है जिसमें स्यादवाद का दर्शन समाहित है? सही जवाब होगा दोस्तों स्यादवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सापेक्षता। तो स्यादवाद को सापेक्षतावाद भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सापेक्षतावाद किसे कहा गया? तो स्यादवाद को। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैन दर्शन के अंतर्गत कोई वस्तु के गुण आते हैं, उसको समझने, उसके भाव समझने के जो गुण है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो स्यादवाद है इसको सप्तभंगी भी कहा जाता है। अगर स्यादवाद के बारे में पूछा जाए कि सप्तभंगी ये क्या है, तो सप्तभंगी न्याय इसको बोलते हैं। स्यादवाद का ही एक नाम है सप्तभंगी न्याय, ये भी आप याद रखिएगा। जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना। दोस्तों बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान ये कौन से धर्म के संप्रदाय हैं? जवाब होगा जैन धर्म के। ठीक है दोस्तों, और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में कब बटा था? कनिष्क के टाइम में बटा था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में मंदिर निर्माण की सबसे मुख्य विशेषता अगर बताई जाए तो वो थी आपकी गोपुरम। दोस्तों गोपुरम जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट होती थी। गोपुरम क्या है दोस्तों? गोपुरम होता क्या है आप बताओ। देखो दोस्तों, मंदिर में जो प्रवेश द्वार है, मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था, ये भी आप याद रखिएगा। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। और ये विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी देखे गए थे। गोपुरम का निर्माता कृष्णदेव राय को ही माना गया। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह वो स्थान है जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं। मंदिर के अंदर जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं उसे गर्भगृह कहा जाता है। दोस्तों अगर मंदिरों की बात कर रहे हैं हम, तो आपसे ना दो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। एक पूछेगा नागर, नागर शैली होती है दोस्तों। उत्तर भारत के जो भी मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अतिरिक्त आपसे पूछेगा कि द्रविड़। दोस्तों दक्षिण भारत के जो भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर जो बने हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए। तो नागर और द्रविड़ ये मंदिर निर्माण की शैली है। दोस्तों अगर नागर और द्रविड़ शैली को मिक्स कर दिया जाए, नागर प्लस द्रविड़ शैली को मिक्स कर दिया जाए तो एक नई मंदिर निर्माण की शैली बन जाती है जिसको बोलते हैं बेसर शैली। तो बेसर शैली भी क्या है आपकी? ये आपकी मंदिर निर्माण की शैली है। तो नागर, द्रविड़ और बेसर ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ होती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और दोस्तों जो हरिहर और बुक्का हैं ये कौन से वंश से संबंधित हैं? संगम वंश से। हरिहर और बुक्का संगम वंश से संबंधित हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में, याद रखना। अच्छा अगर आपसे पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। आज भी हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष देखे जाते हैं। हम्पी कर्नाटक में है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर राज्य की राजभाषा तेलुगु थी, वही तेलुगु जिसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। और अभी तेलुगु की एक मूवी भी आई है RRR, याद रखना इसके बारे में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य मंदिर निर्माण की मुख्य विशेषता गोपुरम थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहा गया है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन संख्या 29, क्या कहा गया? मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? दोस्तों मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा है आपका भोरघाट, ऑप्शन बी। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा भोरघाट है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों भोरघाट दर्रा किस राज्य में है? तो मुंबई तो महाराष्ट्र में है, तो भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाए कि भोरघाट दर्रा किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखना। ये दर्रा क्या काम करता है? प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट या जिसको सह्याद्री बोलते हैं दोस्तों, पश्चिमी घाट में स्थित है। और पश्चिमी घाट का सबसे प्रमुख दर्रा है आपका ये भोरघाट दर्रा।
ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे तो ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे पुणे की, तो यहाँ से आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। एक पूछेगा कि दक्कन की रानी किसे कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आए कि दक्कन की रानी किसे कहा गया, दोस्तों पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, पुणे को दक्कन की रानी कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो पुणे है इसे और क्या बोलते हैं, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी बोलते हैं। पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है, दोस्तों पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है पुणे को, ये भी आप याद रखना। और भारत में राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये पुणे में है। विषाणु विज्ञान, सॉरी विषाणु छोड़ दिया है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो पुणे में ही है आपका, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट दर्रा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है, दोस्तों कौन सी नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी कृष्णा नदी। दोस्तों महाबलेश्वर के पठार से निकलती है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गोदावरी के बाद जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो कृष्णा नदी है, आप याद रखना। कृष्णा नदी ये दूसरी लार्जेस्ट है प्रायद्वीपीय भारत में, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका उद्गम हुआ महाबलेश्वर के पठार से। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अलमाटी बांध जो है ये किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है। पूछ लेता है एग्जाम में कि अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। और साथ साथ नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये कौन सी नदी पर है, दोस्तों नागार्जुन सागर बांध भी आपका कृष्णा नदी पर है। दोनों आप याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो कृष्णा है ना इसकी एक सहायक नदी है मूसी, कृष्णा की सहायक नदी है मूसी, और मूसी नदी जो है ये हैदराबाद में बहती है, तो ये भी आप याद रखना। और कृष्णा नदी गिरती कहाँ पर है दोस्तों, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब पश्चिम पूरब की ओर बहती है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया दोस्तों गोदावरी नदी। अगर आपसे पूछे गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर जो नासिक में जगह है, तो यहाँ से उद्गम होता है गोदावरी नदी का, याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा गया है। बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा गया, तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में एक बांध है पोलावरम बांध, और कालेश्वरम बांध है तेलंगाना में, ये भी आप याद रखें। अच्छा कावेरी की बात करूँ दोस्तों, कावेरी नदी निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, और महानदी पर एक बांध बना हुआ है उड़ीसा में, हीराकुंड डैम। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था कि महाबलेश्वर के निकट कौन सी नदी है, कृष्णा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, दोस्तों मानसूनी वन किन्हें कहा जाता है ये मैं बताना है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। जैसे आपसे देखें चंदन हो गया, सागौन हो गया, शहतूत हो गया, शीशम हो गया, आंवला हो गया, ये इस तरह के जो वन है ना आपके, वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, याद रखिएगा। और भारत में इन्हीं वनों की सबसे ज़्यादा मतलब अधिक संख्या है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों मानसून। अगर आपसे पूछा जाए कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो जवाब होगा मानसून अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना इसके बारे में कि मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वन। अगर आपसे पूछा जाए कि वन किस सूची का विषय संविधान के अनुसार, दोस्तों हमारे संविधान में वन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है सॉरी, वन समवर्ती सूची का विषय है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, एक आईएफएस होता है, मतलब भारतीय वन सेवा। क्या आपको पता है कि भारतीय वन सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है 1966 में आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि भारतीय वन सेवा की शुरुआत की गई थी 1966। सन जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा गया है कि मानसूनी वन क्या होते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेंटिनलीज जनजाति का निवास स्थान क्या है, दोस्तों सेंटिनलीज, और मैं आपको 2-3 जनजाति और बताता हूँ, ओंग,
जरावा, शोम्पेन और चौथी हो गई आपकी सेंटिनलीज। रट लेना दोस्तों इन जनजातियों को। एक ओंग है, एक जरावा है, एक शोम्पेन है और एक सेंटिनलीज है। दोस्तों ये 4 जनजाति हैं और ये चारों जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ओंग, जरावा, शोम्पेन, सेंटिनलीज अंडमान निकोबार की जनजाति इतनी एग्जाम में आती हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट की जाती हैं। तो चारों रट लेना दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में लिख लेना कहीं और इसको रट लेना। अभी भी बता रहा हूँ, रट लेना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करूँ अंडमान निकोबार की, तो भारत अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और अभी अंडमान निकोबार में क्या होने वाला है, नई चीज़ बता देता हूँ। देखो अभी 26 जनवरी को हमारी जो केंद्र सरकार है, अंडमान निकोबार में जो 21 द्वीप हैं, इन 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखेगी। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर सरकार रखने जा रही है। तो ये आप रट लेना, कितने द्वीप हैं? 21 द्वीप हैं। तो ओंग, जरावा, सेंटिनलीज ये कहाँ की जनजाति है? अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार कहाँ पर? आपका बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों क्या आपको पता है अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोस्तों सैडल पीक अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखना। और ये उत्तरी अंडमान में आता है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, कभी आपसे पूछा जाए तो। अच्छा, क्या भारत का कोई ज्वालामुखी है जो बहुत ज़्यादा सक्रिय है? तो दोस्तों याद रखना बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार। विधि का शासन, विधि का शासन किस में प्रचलित है? दोस्तों विधि का शासन किस में प्रचलित है बताना है। तो विधि का शासन लोकतंत्र में प्रचलित होता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। विधि का शासन या विधि कानून का शासन ये लोकतंत्र में होता है और इसका अर्थ है कि कानून सबसे ऊंचा होता है। किसी भी देश में जो मतलब सरकार चलेगी वो विधि के अनुरूप चलेगी, ये आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विधि का शासन किस देश की देन है, तो क्या जवाब होगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन की देन है विधि का शासन और प्रोफेसर डाइसी की देन है। विधि का शासन प्रोफेसर डाइसी की देन है, ये भी आप देश पूछेगा तो ब्रिटेन, प्रोफेसर पूछेगा तो प्रोफेसर डाइसी, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा लोकतंत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? ये कमेंट में लिख के बताइएगा। लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोकसभा सदस्यों, लोकसभा सदस्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है? दोस्तों कौन सी योग्यता अनिवार्य नहीं है हमें बताना है। भारत का नागरिक हो, सही है। कम से कम आयु 25 वर्ष हो, सही है। उसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर की हो। दोस्तों इसी बिंदु को लेकर हमारा संविधान मौन है। तो शैक्षिक योग्यता के बारे में संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। वह पागल या दिवालिया, ये भी सही है। तो अनिवार्य योग्यता नहीं है कि उसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक हो, 10वीं पास भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका गलत जवाब है। अच्छा, मैं बात करूं दोस्तों लोकसभा के बारे में। हमारी संसद का निम्न सदन है लोकसभा। क्या आपको पता है कि भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, भारत में पहली लोकसभा का गठन हुआ था आपका 13 अप्रैल 1952 को। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? 13 अप्रैल 1952 को भारत में पहली लोकसभा गठित की गई थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसकी पहला सत्र कब हुआ? दोस्तों गठन तो हो गया 13 अप्रैल को, लेकिन पहला सत्र होता है 13 मई 1952 को। पहला सत्र 13 मई 1952 को, ध्यान रखना ये सत्र है आपका। पहला सत्र लोकसभा का जो आयोजित किया गया वो 13 मई 1952 को किया गया था और गठन कब हुआ था? 13 अप्रैल 1952 को, ठीक है दोस्तों। और इसको समाप्त कब किया गया? दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था 4 अप्रैल 1957 को। 4 अप्रैल 1957 को समाप्त कर दिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इन्हें लोकसभा का जनक भी माना जाता है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एम ए आयंगर, अनंत श्यानम आयंगर, ये लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और लोकसभा के पहले महासचिव कौन थे? एम एन कौल। एम एन कौल लोकसभा के पहले महासचिव हैं, ये भी आप याद रखें। आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं चल रही है। और इसके जो अध्यक्ष हैं मतलब स्पीकर हैं, 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। और ओम बिरला का लोकसभा क्षेत्र कोटा। याद रखना कि 17वीं लोकसभा में जो हमारे स्पीकर हैं उसका लोकसभा क्षेत्र क्या है? तो वो है आपका कोटा, राजस्थान का। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में जो दीर्घकालीन ऋण देती है वो संस्था है आपकी भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक, ये कृषि के क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्था है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत में सबसे पहला भूमि विकास बैंक कहाँ बना था? तो मद्रास में बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला भूमि विकास बैंक कहाँ बना था, तो मद्रास में बना था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कृषि। अगर आपसे पूछे कि संविधान के अनुसार कृषि कौन सी सूची का विषय है, तो कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित है? दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी जिसमें उत्पादकता शून्य हो जाती है। ठीक है, सीमांत उत्पादकता क्या होगी? शून्य। तो ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी शून्य उत्पादकता से संबंधित है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। कृषि क्षेत्र में दोस्तों क्या मतलब होता है इसका? देखो सीधी बात है, मान लीजिए किसी भी किसान का खेत है। अब इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, 2 व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन किसान की फैमिली के और सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब काम तो उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपके जो खेत है वो 2 बीघा है, तो ये कोई बढ़ थोड़ी जाएगा। आपको 2 बीघा फसल काटनी है तो इतनी रहेगी, काम उतना ही है, लेकिन करने वाले बहुत हैं, क्योंकि जो किसान की फैमिली के लोग हैं वो भी इसमें, उसके बीवी बच्चे भी शामिल हो जाते हैं। तो उत्पादकता उतनी है, लेकिन जो श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। याद रखना दोस्तों कि प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में देखी जाएगी? कृषि के क्षेत्र में। क्लियर? अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपसे पूछे कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, तो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ये जारी करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा किस क्रम में बदलती है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा में होता है। क्या होगा आपका? सही जवाब होगा ऊष्मा में होता है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का मतलब क्या? हमें हीट मिलेगी। नाभिकीय संलयन की क्रिया इसमें होती रहती है, ये भी आप याद रखना। अच्छा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी क्रिया होती है, अभी बताया आपको, नाभिकीय संलयन। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि नाभिकीय रिएक्टर में या परमाणु भट्टी में कौन सी क्रिया होती है? संलयन की क्रिया होती है, ये भी आप याद रखें। और नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन कौन कौन से होते हैं? दोस्तों 2 ईंधन होते हैं। एक आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग कर सकते हो आप, या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग कर सकते हो। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 का प्रयोग परमाणु ईंधन के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो अप्सरा था, और ये लगाया गया था 1957 में इसका उद्घाटन हुआ था, अप्सरा का उद्घाटन, और ये लगाया गया था ट्रॉम्बे में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा ट्रॉम्बे में लगाया गया था। ट्रॉम्बे कहाँ पर? आपका मुंबई में है, ये आप याद रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊष्मा में उत्पन्न होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। एक्चुअली ये पूरा ब्लू बेबी सिंड्रोम दोस्तों यहाँ पे छूटा हुआ है, मिसप्रिंटिंग है, ये पूरा ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी जल में किसकी अधिकता से होती है? दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। बच्चों की त्वचा नीली पड़ जाएगी, खून बनना बंद हो जाता है, जीभ नीली पड़ जाती है, नाखून इसमें नीले हो जाते हैं। तो बहुत सारी चिड़चिड़ापन, थकान, वजन कम घटना, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डी होती हैं? 300। याद रखना, नवजात बच्चे के शरीर में 300 हड्डी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अच्छा निकट दृष्टि दोष होता क्या है? जब व्यक्ति पास की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, तो इसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, और लेंस की फोकस दूरी घटेगी तो उसकी गोलाई बढ़ जाती है। अब गोलाई बढ़ी तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, उसके आगे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे, इस तरह से यहाँ बनता है।
तो ये आपको याद रखना, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया है। ये भी आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। अगर आपसे पूछे दूरदृष्टि दोष, दोस्तों दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ये भी आप याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया ये दूरदृष्टि दोष का नाम है और मायोपिया निकट दृष्टि दोष का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो आपसे पूछा गया था कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सोनार का। ऑप्शन सी सोनार। और सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दोस्तों सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? पराश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? आप कमेंट में लिख के बताइएगा। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? सोनार, साउंड, नेविगेशन, आगे बताना आपको क्या होता है सोनार की फुल फॉर्म। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए समुद्र के बारे में, भारत में समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत की मुख्य जो समुद्री सीमा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सीमा है, तो दोस्तों भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है, मतलब मुख्य की बता रहा हूँ आपको, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये आपकी 6100 किलोमीटर। अगर इसमें लक्षद्वीप को भी शामिल कर लूँ और अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लूँ तो भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर, ये आपको आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखिएगा कि समुद्र में जो गहराई को मापा जाता है वो सोनार के प्रयोग से मापा जाता है। अगर आपसे पूछे दोस्तों एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो एक समुद्री मील में जो किलोमीटर होते हैं वो होते हैं आपके 1.852 मीटर। याद रखना इसके बारे में, सॉरी किलोमीटर है, मीटर नहीं किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो समुद्र में गहराई नापने के लिए सोनार का प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में रूबी सिल्वर कौन सा है? दोस्तों रूबी सिल्वर के बारे में बताना है कि रूबी, सॉरी सिल्वर नहीं कॉपर है, तो रूबी कॉपर क्या होता है दोस्तों? क्यूपराइट, मतलब कॉपर ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये तांबे का अयस्क है, तो ये भी आप याद रखें, इसको बोलते हैं क्यूपराइट। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन ए, Cu2O यानी कि कॉपर ऑक्साइड को रूबी कॉपर कहा जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कॉपर के बारे में, तो कॉपर का एक अयस्क आपसे और पूछेगा, मैलेकाइट। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का ही अयस्क होता है मैलेकाइट। और कॉपर, मानव ने जिस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था तो वो है आपका कॉपर। तो मानव ने कॉपर का प्रयोग सबसे पहले किया था, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कि मतलब राजस्थान में खेतड़ी है एक जगह, राजस्थान में खेतड़ी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों खेतड़ी की खानें जो हैं ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध हैं, ये भी आप याद रखिएगा। खेतड़ी की खान कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है, ये भी आप याद रखना। इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, Cu इसका संकेत होता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका सिरका निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल है? दोस्तों सिरका जो है वो किसका जलीय घोल है? सही जवाब होगा आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो घोल है वो सिरका होता है, ये भी आप याद रखना। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, सिरके का अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ये भी आप याद रखें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों ये हमारे पेट में बनता है, पाचन में सहायता करता है, ये भी आप याद रखिएगा। सिट्रिक अम्ल जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे पूछा गया था सिरका एसिटिक अम्ल होता है ये। नेक्स्ट आपका माइकोराइजा, माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। तो माइकोराइजा दोस्तों एक सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाता है, किसके साथ में? दोस्तों माइकोराइजा जो होता है वो कवक तथा उच्च पादपों की जड़ों के बीच होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच होता है माइकोराइजा, ये भी आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे आपसे पूछा गया शैवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइकोलॉजी क्या होता है, दोस्तों शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा कि शैवालों का अध्ययन क्या है? फाइकोलॉजी। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और शैवाल अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, मतलब शैवाल स्वयंपोषी होते हैं, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइटा क्या है दोस्तों? इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया है? दोस्तों पादप जगत का उभयचर कहा गया है ब्रायोफाइट को, याद रखिएगा दोस्तों इनके बारे में। क्लियर? अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका जीवाणु। जीवाणु की खोज किसने की थी? दोस्तों ल्यूबेनहोक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। ल्यूबेनहोक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों आपको
आपको कमेंट में लिख के बताना है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना गया है, ये हमें बताना है आपको। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, बीच रही है, बीच की कड़ी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा किसको कहा गया है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम का मुख्य स्रोत है। दोस्तों पोटेशियम का मुख्य स्रोत होगा जो लवण होगा। तो पोटेशियम का सबसे मुख्य स्रोत क्या है आपका, वो है आपका दोस्तों केला और खजूर। केला और खजूर पोटेशियम का मुख्य स्रोत है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूं, क्या आपको पता है कि भारत में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। भारत में राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र दोस्तों तमिलनाडु में है। केला अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में है और कहाँ पर, त्रिची में। त्रिची में है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा दोस्तों, केले में जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट, वो ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका पालक। अगर आपसे पूछे कि पालक में कौन सा अम्ल होता है, तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खैर ये जीडी में आया था पिछली बार, एसएससी जीडी में, कि पालक में कौन सा अम्ल है, तो जवाब होगा ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, दूध की बात करूँ, दोस्तों दूध में विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता और दूध में आयरन भी नहीं पाया जाता, ये भी आप याद रखें। दूध इमल्सन होता है और भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है 26 नवंबर को, ये भी आप याद रखना। दूध में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों, दूध में शर्करा होती है लैक्टोस। लैक्टोस शर्करा होती है दूध में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो पोटेशियम का स्रोत है केला और खजूर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। दोस्तों कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम है। सही जवाब होगा आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, कैश मेमोरी एक तरीके की पूरक सिस्टम होता है, ये भी आप याद रखना। बाकी रैम लिखा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आप याद रखना कि रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो होती है वो मदरबोर्ड में होती है, कंप्यूटर में रैम मदरबोर्ड में होती है, ये आप याद रखना। यहाँ पे लिखा गया रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये भी आप याद रखना, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था किसका एक्सेस टाइम सबसे कम है, कैश मेमोरी का। नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिवर्ष हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों प्रतिवर्ष हाथी उत्सव एक त्यौहार होता है और ये हर साल होता है जयपुर में। भारत का पेरिस जिसको कहा जाता है, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और यहाँ पर हाथी उत्सव मनाया जाता है हर साल। याद रखिएगा दोस्तों, हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं बात करूँ हाथी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिवर्ष हाथी दिवस कब होता है, दोस्तों 12 अगस्त को हाथी दिवस होता है। और 2010 में हाथी को भारत का विरासत पशु बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा कि हाथी भारत का विरासत पशु बना था किस बार, 2010 में। क्या दोस्तों आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, तो आप याद रखिएगा, इसको साफ कर देता हूँ। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी 1992 में। अगर क्वेश्चन आए कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई, दोस्तों 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था हाथियों को बचाने के लिए, ये भी आप याद रखें। भारत में केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। और हमारे संविधान का शुभंकर क्या था, दोस्तों संविधान का शुभंकर भी हाथी था, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कोची। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया है, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखना। तो हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, 1969। और सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो किसे मिला था, देविका रानी चौधरी। भारत की पहली अभिनेत्री देविका रानी चौधरी को मिला था सबसे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड, देविका रानी चौधरी, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और 10 लाख रुपए इसमें मिलते हैं, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कहाँ पर हुए थे। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 ये खेले गए थे आपके कर्नाटक में, और ये बेंगलोर में हुए थे। सही जवाब है आपका कर्नाटक, बेंगलोर। अभी जो होने वाले हैं आपके, तो वो 2023 में होंगे यूपी में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में होने वाले हैं, लखनऊ में होंगे, ये याद रखना। और सबसे पहले कहाँ हुए थे, 2020 में हुए थे, और ये हुए थे आपके 2020 में भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में 21 में नहीं हुए थे लॉकडाउन के चलते हुए। 22 में होने, अभी 23 में होने वाले हैं आपके यूपी में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारत माता पेंटिंग चित्र किसने बनाया। दोस्तों भारत माता पेंटिंग का जो चित्र बनाया गया है वो बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, और इनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई है और 1905 में इन्होंने बनाई थी, ये अभी आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस राज्य में है। दोस्तों भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है, तो भीमा देवी मंदिर ये हरियाणा में है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा में है, ये भी आप याद रखिएगा। तो और ये पिंजौर में स्थित पंचकुला में आता है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों हरियाणा का ना एक डांस याद है, लूर।
लूर डांस याद रखना, एक धमाल याद रखना और एक आपको फाग याद रखना है। फाग, लूर, धमाल, फाग और एक स्वांग, ये कहाँ के डांस हैं? हरियाणा के डांस हैं, याद रखना। राजधानी चंडीगढ़ है इसकी, ये भी आप याद रखें। और ये थे दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आज ना एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट है, तो आज मैं दोपहर को एनालिसिस लेके आऊँगा, क्या क्या क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल आई थी कि भैया आज हमारा एग्जाम है, तो आज का जो कौन कौन से प्रश्न आए थे आज का मैं एनालिसिस लेके आऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।